हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। अब सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर नेट जेआरएफ 2021। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ विच आर रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड, और वो रेलिवेंट हैं नेट जेआरएफ 2021 एग्ज़ाम के लिए भी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। Before getting into it, I would like you to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे PhD एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी PhD एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ। एंड दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आर रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड एंड दे आर वेरी मच रेलिवेंट फॉर नेट जेआरएफ 2021 एग्जामिनेशन। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने लिए नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक से। आप भी रेफ़र कर सकते हैं इस बुक को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यू हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, समेटिव एवेल्युएशन, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट की, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की। बहुत अच्छी तरीके से मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस समझाया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। यू कैन रेफर दैट लिंक फॉर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अगर मैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करूं तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है ये आइडेंटिफाई करता है स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे कि हम क्लास में हैं और हम जब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद हम बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वो उनको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। और अगर बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो हम जानते हैं उसके पीछे का क्या कारण है कि वो आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अपने जो है प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करेंगे, हमें बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन इम्प्रूव कि किस तरीके से हम अपनी लर्निंग को, अपनी टीचिंग को और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इज़ टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट। इसके बाद है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन में हम जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं, राइट। और समेटिव इवैल्यूएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपके सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस लेते हैं, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, है ना। और उसके बेसिस पे ही जो है आपको स्कोर कार्ड मिलता है, आपकी मार्कशीट मिलती है और फिर आगे जा कर के आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं। सो समेटिव इवैल्यूएशन, इट्स इंटेंशन इज़ टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज़ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, जैसे कि आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मिल गए, आपने क्या किया, आपने परसेंटेज निकाला। आपने अपना परसेंटेज निकाला कि इतने इतने मार्क्स मिले हैं मुझे 5 सब्जेक्ट में, अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड करता हूँ और डिवाइड करता हूँ 5 को, मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो मेरे को परसेंटेज मिल जाएगा कि मेरे को कितने परसेंटेज मिले हैं।
इज इट क्लियर? तो दिस इज क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको इस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। सो स्टैंडर्ड्स इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी, इज इट क्लियर? ये हमको बताते हैं कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कितनी मास्टरी है। स्टैंडर्ड्स इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी, इज इट क्लियर? हमें क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट से पता चलता है कि किसने सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से किसने इस पर्टिकुलर क्लास में मास्टरी हासिल की है, किसने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल की है। मास्टरी मीन्स नंबर 1 रहा है, यू नो। सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हमारा एक क्राइटेरिया है ना, जैसे कि हमने बोला कि आउट ऑफ 100 या 100% के अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट दी परसेंटेज, इज इट क्लियर? सो जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज होंगे वो क्लास का मास्टर कहलाएगा, उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है और उसको पूरे सब्जेक्ट की मास्टरी है। सो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, स्टैंडर्ड्स इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी। नेक्स्ट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जो परसेंटाइल आपको मिलते हैं आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का। इसमें हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट में, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं बाकी स्टूडेंट्स का, और जो आपको परसेंटाइल मिलती है वो हमें हाईएस्ट मार्क्स जिसको मिले होते हैं उसके अगेंस्ट में हमको परसेंटेज जो है दी जाती है एग्जामिनेशन में। इज इट क्लियर? सो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, परसेंटाइल, रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग। परसेंटाइल मीन्स जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले, सपोज 100 मार्क्स का पेपर है तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में तो आपको 100 से ही जो है कंपेयर किया जाएगा, आपका जो बेस है वो 100 लिया जाएगा और फिर जो है परसेंटेज निकाला जाएगा कि आपके 100 में से 80 मार्क्स आए हैं, 100 में से आपके 70 मार्क्स आए, एज द केस में भी। पर सपोज किसी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स 90 आए हैं तो जो कैलकुलेशन किया जाएगा आपका वो 90 को बेस रख के किया जाएगा। इज इट क्लियर? किसके अंदर? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। तो सपोज आपके 80 मार्क्स आए हैं तो 80/90 इंटू 100 किया तो ये आ गया आपका परसेंटाइल अंडर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और अगर आप 80/100 इंटू 100 करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितने परसेंटेज मिले हैं। आपको 80% मिले हैं और ये है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। तो मैंने एक तरीके से शॉर्ट में आपको बता दिया है। डिटेल में आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको रेफर कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 1. Next question, in which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative examples of concepts? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल? किस पर्टिकुलर टीचिंग लेवल पे जो लर्नर होता है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसे पता चल जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट? ये एग्जाम्पल्स जो लिखा है इसका जो सिनोनिम है, इसका पर्यायवाची है एग्जाम्पल। इसको आप एग्जाम्पल से भी इंटरचेंज कर सकते हो। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो उसका आपको पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड दोनों समझ में आ गया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, तो वो हमें किस लेवल ऑफ टीचिंग में पता चलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर बेसिकली 4 लेवल्स ऑफ टीचिंग, बट मोस्ट ऑफ दी बुक्स में आपको ये 3 लेवल ही दिए हुए हैं, पर मैं आपको चारों के चारों लेवल बताऊंगा। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो आ जाता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, जो एक इन्फेंट करता है। जो छोटा बच्चा होता है वो अपने आप ही अपना जो अंगूठा होता है वो मुंह में डालता है, अपने पैरों के साथ खेलता है, राइट? उसको कोई सिखाता नहीं है कि आपको अपने मुंह में अंगूठा डालना है या आपको अपने पैरों को छूना है, वो अपने आप ही जो है ये काम करता रहता है। तो दैट इज़ ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ऑटोनोमस मतलब खुद से ही वो डेवलप करता है ये सब एक्ट्स, उसे कोई बताता नहीं है। उसके बाद आता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में आपको जैसे कि LKG UKG में हमको चीज़ों को रटवाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये है मेमोरी लेवल जिसमें हम चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, रटते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल आ गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम चीज़ों को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। जब बड़े हो जाते हैं 6th 7th क्लास में आ जाते हैं तो सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट होने लग जाते हैं, तो हमें जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आता है क्या पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं, क्या नेगेटिव एग्जाम्पल्स। जैसे कि मेमोरी लेवल में सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी,
मेमोरी लेवल में एक एग्जांपल लिया हमने, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमने बोला कि आप सब लोग याद कर लो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दिस प्रोवर्ब शुड बी लर्नड बाय हार्ट। तो ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है मेमोरी लेवल में। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बताया कि ऑनेस्ट एक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ऑनेस्ट बिहेवियर कौन कौन से होते हैं और डिसऑनेस्ट बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, राइट। जब मैं ऐसे समझा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को, तो वो हुआ अंडरस्टैंडिंग लेवल, राइट। कि अगर किसी ने ऐसा किया, किसी के साथ धोखा किया है ना, या किसी के साथ फ्रॉड किया, तो वो डिसऑनेस्ट कहलाया। अगर वो फेयर ट्रीटमेंट कर रहा है किसी के साथ, तो वो ऑनेस्ट कहलाया। मैं इस तरीके से एग्जांपल्स दे रहा हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट विल बी ऑन अंडरस्टैंडिंग लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल में हम उन चीज़ों को खुद करते हैं, फिर हम जो है एक तरीके से सीखते हैं। इज़ इट क्लियर? अब मैंने आपको समझा दिया है पॉजिटिव एक्ट्स क्या क्या हैं, नेगेटिव एक्ट्स क्या क्या हैं, ऑनेस्ट एक्ट्स कौन कौन से हैं, डिसऑनेस्ट एक्ट्स कौन कौन से हैं। अब आपको अपने पे जो है ये लागू करना है, रिफ्लेक्ट करना है आपको। फिर ये जो होता है दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इज़ इट क्लियर? आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, जो भी आपने समझा है उसको आप खुद जो है लागू कर रहे हो, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। फिर आप कुछ ना कुछ तरीके से सीखते हो, फिर आप जो है कुछ ना कुछ लर्न करते हो, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंडिंग लेवल, बिकॉज हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स से कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग टीचिंग टीचर्स स्टेटमेंट दैट एनकरेज स्टूडेंट्स टू एलाबोरेट ऑन एन आंसर ईदर देयर ओन और दैट ऑफ अदर विल बी कॉल्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने जो पढ़ाया है उसको आप एक्सप्लेन करो, या ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि अभी तक आपने क्या सीखा, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, या जो मैंने समझाया है उसको आप अपनी लैंग्वेज में बताओ, खुद से बताओ, या जो मैंने पढ़ाया है उसको बताओ। तो ये क्या होता है? स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, या फिर प्रॉबिंग। इसका आंसर है प्रॉबिंग। स्ट्रक्चरिंग क्या है? आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मतलब आप जब पढ़ा रहे हो तो आप प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हो, आप डिजिटल पेन का यूज़ कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हो इन ऑर्डर टू एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, बिकॉज आप स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए बहुत सी वैराइटीज़ को यूज़ कर रहे हो। सो दैट विल बी द इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस मतलब स्टूडेंट्स को एंगेज करना लर्निंग प्रोसेस में, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉबिंग, बिकॉज प्रॉबिंग में हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप अपनी लैंग्वेज में बताओ, या फिर जो मैंने समझाया है वो आप अपनी लैंग्वेज में बताओ। सो दैट विल बी प्रोबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग implies that teaching and learning are independent acts, teaching and learning are integrally related acts, teaching aims at learning, और teaching causes learning। टीएल मॉडल होता है, मैं बताऊंगा आपको। टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग ये क्या बोलता है? Teaching and learning are independent acts? No, they are some or the other way dependent on each other. Teaching aims at learning ये नहीं कहता टीएल मॉडल, टीचिंग कॉजेज लर्निंग ये भी नहीं कहता। द करेक्ट आंसर इज नंबर 2, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स, असेंशियली रिलेटेड है दोनों। आप पढ़ा रहे हो, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, हो सकता है आपको लर्निंग हो रही हो, राइट? तो जब आप पढ़ाओगे तभी लर्निंग होगी। इज इट क्लियर? सो बोथ आर इंटीग्रली रिलेटेड। In the spectrum of teaching methods given below, which are considered dialogic? Laboratory work, demonstration, tutorials, group discussion और project work। Dialogic मतलब आप dialogues का यूज़ कर रहे हो, आपको बोलने की ज़रूरत है। इनमें से किसमें जो है पढ़ाते वक्त आपको बोलने की ज़रूरत ज़्यादा होती है? You have to make use of your own dialogues। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको।
लैब वर्क जो है, लेबोरेटरी वर्क मतलब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, इसमें तो डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा होता है, उसमें डायलॉजी की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप चीज़ों को कर करके बताते हो कि इस चीज़ को इससे मिलाओगे तो ये चीज़ फॉर्म होगी। डेमोन्स्ट्रेशन आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, आप दिखा रहे हो। प्रोजेक्ट वर्क हम देते हैं स्टूडेंट्स को, वो खुद करते हैं। तो ट्यूटोरियल्स में आप पढ़ा रहे हो, जैसे कि ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एंड ग्रुप डिस्कशंस में भी आप डायलॉग को यूज़ करते हो, इसलिए सी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। Which of the following factors contributing to school learning are termed as social competence? इनमें से कौन सा जो है सोशल कॉम्पिटेंस कहलाएगा? We are talking about the society. मोटिवेशन, बिल्कुल सोसाइटी से हमें मोटिवेशन मिलती है, सोशल कॉम्पिटेंस कहलाता है, हम लोगों को देख करके मोटिवेट होते हैं। इज़ इट क्लियर? कई बार आप मोटिवेशनल लेक्चर्स सुनते हो तो आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हो, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोसाइटी दैट समवन इंस्पायर्स यू, समवन मोटिवेट्स यू। इंटेलिजेंस, हर एक इंसान की इंटेलिजेंस अलग अलग होती है, इट इज़ मोर ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक। सोशल स्किल्स ये आएगा बिकॉज नाम से समझ में आ रहा है। सोशल स्किल्स मतलब है कि आप इंटरेक्ट जब करते हो, आप कम्युनिकेट करते हो दूसरों से विद द हेल्प ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो वो हो जाएगा सोशल स्किल्स। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट भी हमारा सोशल कॉम्पिटेंस के अंदर ही आएगा। स्पेसिफिक एबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर, हर एक लर्नर की अपनी खुद की स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, ये भी मोर ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक है rather than सोशल। सो ए, सी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर, ए, सी एंड डी। 1. Identify the features of scientific method from the following list. Clearly defined variables and procedures, empirically verifiable hypothesis, little or no scope of self-correction, linguistic justification of conclusions, and ability to rule out rival hypothesis. इसमें से कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो साइंटिफिक मेथड के हैं? अगर मैं बात करूं क्लियरली डिफाइंड वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये साइंटिफिक मेथड के फीचर है बिकॉज इट क्लियरली डिफाइंस वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स। एम्पेरिकली वेरीफिएबल हाइपोथेसिस, ये भी एक फीचर है बिकॉज हमें ऐसे हाइपोथेसिस बनाने हैं जिसको हम वेरीफाई कर सकें, सो दिस इज़ अ फीचर ऑफ साइंटिफिक मेथड। लिटिल और नो स्कोप ऑफ सेल्फ करेक्शन, दिस शुड नॉट बी द फीचर कि कोई सेल्फ करेक्शन का स्कोप ही ना हो या बहुत कम स्कोप हो। So C is not the feature of scientific method. Linguistic justification of conclusion. Linguistic is derived from the word language. यहाँ ये बताया गया है डी पॉइंट में कि आप सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे जो है कंक्लूजन्स को जस्टिफाई करो, ऐसा साइंटिफिक मेथड बिल्कुल नहीं बोलता। सो डी इज़ नॉट करेक्ट। ई, एबिलिटी टू रूल आउट राइवल हाइपोथेसिस, जो राइवल हाइपोथेसिस हैं है ना, जो हाइपोथेसिस आपके अगेंस्ट है उनको आप रूल आउट कर सको, उनको आप एलिमिनेट कर सको, इस तरीके से आपका साइंटिफिक मेथड होना चाहिए कि आपके हाइपोथेसिस को तो आप जस्टिफाई करो ही, साथ ही साथ जो राइवल हाइपोथेसिस हैं जो आपके अगेंस्ट है, जो हाइपोथेसिस आपके स्टडी के अगेंस्ट है, उसको भी आप रूल आउट कर सको, उसको भी आप एक तरीके से गलत ठहरा सको। सो ये भी जो है साइंटिफिक मेथड में होता है, मतलब ए, बी एंड ई, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी स्लाइड नहीं आई है बट इसका आंसर है ए, बी एंड ई। This is your homework. If your students are identified as unable but willing in terms of their performance readiness level, which of the following methods of teaching will be considered appropriate to deal with them? Giving challenging tasks during teaching, providing scope for sharing responsibility and recognition, mentoring and guiding with close supervision, or small step presentation with error-free tasks and frequent reinforcement. आपको इसका आंसर बताना है और कमेंट में लिखना है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। और ये क्वेश्चंस जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ है नेट जेआरएफ का, उसके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हटके हैं, यूनिक हैं, इसलिए मैं
आप लोग के सामने ये वीडियो लेके आया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन से आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। एंड शेयर दिस वीडियो टू दी मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम उसको कंसीडर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।